खबरों में खुश आमदेद। मेरे साथ हैं आरफ मीर बड़ी साहब, मैं हूँ सईद काजी। कुछ खबरें। साइफर केस का फैसला क्या आएगा, पीर तक आएगा क्या, ये इस प्रोसीडिंग्स को कालअदम किया जाएगा, क्या होगा, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इंतहाई अहम मेहमान भी होंगे। सिंध हुकूमत ने फ़ौजी अदालतों की हमायत में फ़रीक बनने का क्यों फ़ैसला किया है, इसकी क्या ज़रूरतें हैं। कुछ दिन पहले भी एक हम देख रहे थे तकरीब इसी ज़मन में चेयरमैन PTI की जेल में बताया जाए, उन्होंने कहा, यह कहना है जनाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब का कि अहम लोग IMF के लोग और दीगर अहम लोग जो हैं मगरब से ताल्लुक़ रखने वाले वो खान साहब से मिल रहे हैं। वाकई ऐसी बात है। नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि उनकी हुकूमत बरकरार रहती तो $40 का भी हो सकता था। ये तो यकीनन इसमें पॉसिबिलिटी मुमकिन है, जब हर चीज़ टके टोकरी हो सकती है तो ये भी हो सकता था। बहरहाल ये हमारा यानी आज का रन डाउन है। मगर बड़ी साहब अभी थोड़ा मोहतरम एतजाज़ अहसन साहब हमें ज्वाइन करेंगे। साइफर केस के बारे में मैं रिमार्क्स पढ़ रहा था कि जज साहब ने, मौजूद जज साहब ने कहा कि इसमें जो सेक्शन लगी हुई है इसमें तो सज़ाए मौत भी हो सकती है, जबकि अटॉर्नी जनरल साहब का ख्याल था कि उनका ख्याल नहीं है कि ये शायद ऐसे हो। तो कितना ही ये सीरियस केस है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आईनी माहिरीन के मुताबिक ये केस बनता ही नहीं। प्राइम मिनिस्टर की डिस्क्रिशन है, वो जिसे समझे मुल्की मफाद के ख़िलाफ़ है वो उसे डिक्लासीफाई करके लोगों को पहुँचा सकता है। अब इधर जस्टिस मोहतरम मियां गुल हसन साहब का बड़ा मुनासिब सवाल था जो आईनी और कानूनी था कि इस जुर्म के तहत सजाए मौत खुदा ना खास्ता भी हो सकती है। उन्होंने मुस्कुराए, नहीं जी शायद कहीं ये बात हुई हो 14 से 20 होगी या नहीं होगी। गुजारिश ये है कि पहले एक आपने जुल्फ़कार अली भट्टो को फांसी लगवा दिया, क्या भट्टो ख़त्म हो गया? क्या पीपल्स पार्टी ख़त्म हो गई? आप नए तजर्बे क्यों करते हो? पुरानी बोतलों में क्यों शराब डालते हो? क्या इमरान खान को उससे शुरू होती पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन का ऐलान हो चुका है। पीपल्स पार्टी और नून लीग हो फ्रेंडली अपोजिशन, हर जगह जलसे जुलूस और इलेक्शन मुहिम चला रहे हैं। हर उनका काम इमरान खान के नाम से शुरू होता है और तरीके इंसाफ पे ख़त्म होता है। लेकिन अगर कोई नहीं किसी का जलसा जुलूस करवाने दिया जा रहा, रोका जा रहा है, तो वो तरीके इंसाफ है। ये खौफ नहीं है तो और क्या है? ये पहलवानों का काम नहीं है, ये भगोड़ों का काम है जो मैदान में मुकाबला नहीं कर सकते, साजिशों से इक़्तिदार में। एक पहलू और भी तो देखे ना, जुल्फ़कार अली भुट्टो को फांसी लगाने वालों की ताकत बनते रहे ये लोग, और बाद में उन्हीं को शहीद कहते हैं, फिर वहीं जाके उनके लाड़काना में जाके तकरीरें भी करते हैं। क्या किस किस्म के लोग हैं? कादी साहब इनके कोलो फेल के तजाद के अपने बयान सैकड़ों हैं। गुजारिश है कि खुद कहते हैं आसिफ सईद खोसा साहब के खिलाफ अक्सर बोलते हैं, साकिब निसार साहब के बारे में बोलते हैं, उमर अता बंदयाल साहब, जस्टिस सिजाली शाह जिसने भट्टो को फांसी दी, कभी आज तक नून लीग ने उस चीज जस्टिस पे तनकीद की आज तक? और काजी साहब तब बेंच फिक्सिंग नहीं होती थी ना, अब ये बाद में शुरू हुई है बेंच फिक्सिंग। ये क्या भरे हुए, किससे बुग़्ज़ से भरे हुए हैं जो फांसियां लगा रहे थे प्राइम मिनिस्टर को, वो बुग़्ज़ से खाली थे। मैं गुजारिश कर रहा हूं, ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में इकॉनमी आपका ग्रोथ रेट 10 पे चले गया, बिजली पानी गैस का मसला हल हो गया, सिर्फ और सिर्फ एक साइफर केस रह गया। उस साइफर का एक टुकड़ा जो ओरिजिनल आज भी वजारत खारजा में पड़ा, वो खुदा का वास्ता बुग़्ज़ और हबस के मारे, इंतकाम के मारे एक लीडर को कॉर्नर करने के लिए कितने के गिरोगे? और इतने ना गिरोगे जमीन में इनके अपने ना उठाए तुम्हें। मैं अब गली मोहल्ले में जब बात करता हूँ, और इवन जो इनके एक्स सपोर्टर्स भी हैं, अब तो वो भी कहते हैं यार ये किस हद तक आ गए हैं हम लोग। ये मैं यकीन करें, मैं आपको गली मोहल्ले की जो मेरा तजर्बा है फर्स्ट हैंड उसकी बात कर रहा हूँ। कादी साहब शहर शहर क्रिया जहां कहीं सर्वे हुआ, सिर्फ एक आवाज आई, तरीके इंसाफ। अब शर्त क्या है? किस तरीके इंसाफ को इलेक्शन से निकाल लो। अब उसके क्या तरीका, कानूनी तौर पे नहीं निकल सकते। पहले तोशाखाना बनाया। अच्छा बड़ी साहब मुझे रोकना पड़ रहा है, बड़ी अहम शख्सियत एतजाज़ अहसन साहब हमारे साथ हैं। ऑलवेज वेरी काइंड एतजाज़ अहसन साहब। समटाइम्स आई फील वी बिकम रिपेटिटिव, और इस किस्म की सूरत अहवाल में तो आज मैंने एक अनोखे अंदाज में मैं इस आपसे सवाल का आगाज़ करना चाहता हूँ। मुझे फैज़ साहब की आखिरी गज़ल का पहला शेर याद आ रहा है कि गो सबको बहम सागर वादा तो नहीं था,
ये शहर उदास इतना ज़्यादा तो नहीं था। ये यूं ही मैंने बरसबील तज़किरा ज़रा थोड़ा इसको करने के लिए गुफ्तगू को बहुत खुश्क हो जाती है। तो ये बारिंग साइड दिस साइफर केस का फ़ैसला क्या होगा? ये केस कालअदम भी हो सकता है, क्योंकि जहाँ हो रहा है बताया जाता है मुबैना तौर पर वो उस मकाम पर इसका होना गैर कानूनी है। हाउ डू यू लुक एट दिस जनाब इत्तेज़ाज़ हसन साहब? देखिए जी, साइबर केस का फैसला क्या होना चाहिए और क्या होगा, या यूं कहिए कि क्या हो सकता है आईन और कानून के तहत, और क्या होगा, इसमें शायद 180 डिग्री का गोल मोल के फासला हो। वैसे अगर ये देखा जाए कि आइन ये वजीर आजम के हाथ से एक साइफर, एक खुफिया खत इतनी देर में वो पब्लिक हो सकता है जितनी देर में वजीर आजम उसका सामने का सफा पढ़ के और पीछे की तरफ सफा मोड़ लो। वजीर आजम ने अगर फैसला कर लिया कि ये इसको मैंने पब्लिक करना है, तो ये वजीर आजम की स्वाबदीद है, उसके हल्फ पे ही है। और यही नहीं, अगर वजीर आजम एक मुल्क के खिलाफ एक साजिश हो रही हो जिसको हमने तस्लीम किया कि हो रही थी, जिस पे हमने अमेरिका से एहतजाज किया, डिमार्च किया, किस लिए किया है कि हमें यकीन है कि डोनाल्ड लू ने वो कुछ कहा असद मजीद को जो कुछ साइफर में लिखा है, और वो ये रहा कि अगर आप कल जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है उसमें इमरान खान को नहीं हटाते तो हम माफ नहीं करेंगे आपको। भाई किस चीज की माफी, पर हम माफ नहीं करेंगे, और अगर कर देते हैं तो फिर हमारे आपके ताल्लुकात बेहतर हो सकते। अब ये कोई फॉरेन और खासकर कोई ऐसी पावर हो जो कि सुपर पावर है, वो एक छोटे मुल्क के बारे में इस तरह का उनका एक सीनियर मौकर अफसर वो कर रहा हो, जो के पॉलिसी बनाने की, उस सुपर पावर की पॉलिसी बनाने वालों में, फॉरेन पॉलिसी बनाने वालों में से है, तो ये फर्ज है अगर वज़ीर आज़म को इसका इल्म हो कि वो कौन को कॉन्फिडेंस मिले। 4000 टैंक आके बॉर्डर पे खड़े हो जाए, या यकदम भारत से के उधर से 20 जहाज उड़े और वो पाकिस्तान की तरफ आ रहे हो, किसी जुनूबी हवाई अड्डे से उड़ के वो आ रहे हो, तो वजीर आजम को के लिए ये लाजिम है कि उसी वक्त वो राब्ता जो टेलीविजन और रेडियो पे ट्रांसमिशन हो सकती है उस पर जाए और कहे कि मेरी कौम मुत्तहद हो जाओ, तैयार हो जाओ। हमें वक्त नहीं पता, पहले लगा, ये पता लगा है, इंटेलिजेंस इदारों ने ये बताया, ये हमारे खिलाफ हो रहा है। अब यही हल्फ वजीर आजम लेता है कि मैं कुछ नहीं अफशा करूंगा, मासवाए जब मेरे मनसब के फराइज में ये तकाजा हो, ये तकाजा हो। और ये बात तो बिल्कुल कोई बेतुकी बात नहीं, इसलिए मैं कहता हूँ ये साइफ केस ही सिफर है, साइफर सिफर है। इसको पहले जजेस को जिस बेंच के सामने ये आया था उनको मुस्तरद करना चाहिए था, बजाय वो एक फैसला लिखे जो आमिर फारूक साहब जज हैं, वही जज हैं जिन्होंने 2019 में कहा था कि ये नवाज शरीफ को अदालत सुन भी नहीं सकती उसके दलाइल या उसके वकील।
अदालत सुन भी नहीं सकती जब तक वो मफरूर है, जब तक वो जेल में जाके अपनी जगह रिस्टोर नहीं होता। जेल में कैदी के कोई राइट्स नहीं है उसके, उसी को वही जज अब चीफ जस्टिस बन के वो सारी ऑडियंस भी दे रहा है। उस वक्त उन्होंने आजम नजीर तारड़ को पेश नहीं होने दिया था कि नहीं, आपका बंदा मफरूर है, वो जेल में जाए, काल कोठरी में बैठे जो उसकी जगह है, फिर वहां से हमें कोई इस्तदा करे तो हम सोचेंगे कि 2-3 साल जो मफरूर रहा उसको। इत्तदा साहब नहायत एहतराम से गुजारिश ये है कि आप समेत तमाम आईनी माहिरीन, रिटायर्ड जज साहबान कहते हैं साइफर केस बनता ही नहीं। एक प्राइम मिनिस्टर ने अपनी आईनी जिम्मेदारी की, लेकिन इस पर ना ट्रायल कोर्ट उनकी जमानत लेती है, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाते हैं, वो रिजेक्ट कर देते हैं, और जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद कोर्ट ने लिखा उन्होंने कहा इन पे तो बड़े सख्त संगीन इल्जाम है, और ट्रायल उन्हें रिलीफ भी नहीं मिलता। तो क्या डू यू थिंक कि दूसरी तरफ खुद नवाज शरीफ इश्तिहारी भी थे, सजा याफ्ता भी थे, एक दिन के लिए क्या एक मुल्क में 2 कानून चल रहे हैं बादियुल नजर में जो हम सब देख रहे हैं? नहीं, कानून कोई भी नहीं चल रहा, कानून भट्टी साहब कोई नहीं चल रहा। ये सरजमीन बेआईन और बेकानून है। चल क्या रहा है? स्वाब दीद चल रही है, अंधी स्वाब दीद, ब्लाइंड डिस्क्रेशन। आपको डिस्क्रेशन है, आप जो करें, आप पल में तोला हो, पल में माशा हो, आप शेर को बकरी डिक्लेयर कर दें, बकरी को शेर डिक्लेयर कर दें। ये तो जो चाहे आपका उसमें करिश्मा साज करे, वो बात है। जनू का नाम खिरत रख दिया, खिरत का जनू, जो चाहे आपका उसमें करिश्मा साज करे। अच्छा साहब, मैं फिर रोकूंगा। आपने वुकला को बहाली में मेन हीरो आप थे, बाद में कुछ मिलता रहा काफिला। आप तो कहते थे धरती होगी माँ के जैसी। क्या ये धरती माँ जैसी एक साबिक वजीर आजम पर ऐसा केस बना दिया गया, उस बशमूल कुछ 200 केस, और जेल में ट्रायल हो रहा है, और वो ये दुहाई दे रहे हैं कि लोगों को सुनने दें, लेकिन वो कह रहे नहीं जेल में ही ट्रायल होगा। तो जो हुकूमत एक साबिक वजीर आजम को अदालत में नहीं ले जा सकती, इलेक्शन में नहीं ले जा सकती, वो पूरे मुल्क में इलेक्शन क्या कराएगी शफाफ? भट्टी साहब बिल्कुल आपकी दुरुस्त है बात, और इसका मैं ये अर्ज करूं, वो कहते हैं कि जी हम इमरान खान को बाहर नहीं ले जा सकते क्योंकि हम सिक्योरिटी का उसका की जमानत नहीं दे सकते। भाई आप एक बंदे को अगर जेल से रेड जोन तक नहीं लेके जा सकते, एक बंदे को उसकी हिफाजत नहीं कर सकते, आप 24 करोड़ की हिफाजत कैसे करेंगे? आपको किस तरह मैं समझूं कि आप 24 करोड़ की हिफाजत कर लेंगे, एक बंदे की नहीं कर सकते? ये तो रियासत का फर्ज है कि ओपन ट्रायल दे। आर्टिकल 4, आर्टिकल 9, आर्टिकल 10 अलिफ ये तकाजा करते हैं, और आर्टिकल 25 आइन के ये बुनियादी हकूक है, फेयर एंड ओपन ट्रायल। अगर आप फेयर एंड ओपन ट्रायल नहीं करते तो 103 इन्होंने पकड़े हुए 9 मई के हवाले से, इनकी फौजी अदालतें, इन्होंने ट्रायल शुरू कर दिए थे और इन्होंने तस्लीम किया सुप्रीम कोर्ट में कि ट्रायल शुरू हो गए। हालांकि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये वादा किया था कि हम शुरू नहीं करेंगे आपके जब तक आपको इन्फॉर्म न करें, और इन्होंने बगैर इन्फॉर्म किए शुरू कर दिए। ना वहाँ वकील कोई है, वकील भी कोई नहीं है, उधर कोई नहीं है, मतलब है ऑडियंस, किसी को इजाजत नहीं उसको में। आप 5 फैमिली मेंबर्स को इजाजत दी है, अब 5 फैमिली मेंबर्स, अब 2-3 बीबियां होंगी, घरेलू होंगी, वो सारा इसको रिकॉर्ड रख सकती है ज़हन में, बाहर जाके ब्रीफ कर ले। ये अंग्रेजी में एक मुहावरा लॉ का
कि you cannot do indirectly what you can do cannot do directly. आप अगर बराह रास्त से काम नहीं कर सकते तो बिलवास्ता तौर पे आप नहीं कर सकते। अब इसमें हाई कोर्ट ने खुद ऑर्डर दिया है कि ये ओपन ट्रायल होगा। अब वो ओपन ट्रायल को कहते हैं जी जेल में कर दिया तो ओपन ट्रायल हो गया, हमने कैमरा में नहीं किया, तो ये तो आपने कैमरे में ही कर दिया ना इफेक्टिवली। और कैमरे में जब आपने कर दिया तो ये उस ऑर्डर की खिलाफ वर्जी हुई जिसने कहा कि वो ओपन ट्रायल हो। ओपन ट्रायल तो होता है कि आप जेल से बाहर होता है, बुनियादी तौर पे जेल में अंदर तो वो कैमरा ट्रायल हो गया। अब ये गवर्नमेंट भी और ये जुडिशरी भी जब इस किस्म के फैसले दे तो एक भयानक किस्म का नतीजा ही निकल सकता है। अच्छा, और एतजाज साहब एक और बात कि जाहिर है इसका हुस्न खुबा तो अदालतें ही देखेंगी और कुछ फैसला आया भी है इन फौजी अदालतों के बारे में, मगर सिंध में एक निगरान हुकूमत है एंड दे हैव लेंट देयर सपोर्ट टू क्रिएटिंग दी मिलिट्री कोर्ट्स। तो ये उनका मनसब बनता है, ये अदालतों को फैसला करना चाहिए या वो एक ओपिनियन होल्ड कर सकते हैं बीइंग अ निगरान गवर्नमेंट, व्हाई इट इज़ बाइंडिंग ऑन देम? एतजाज साहब नहायत एहतराम से कादी साहब के साथ ही ज़िमनी सवाल, एक तो पंजाब और केपी में साल हो गया, दूसरा सिंध हुकूमत की भी निगरान हुकूमत 90 दिन से आगे जा चुकी है, और फिर ये कादी साहब का सवाल कि वो कहते हैं जी नहीं मिलिट्री कोर्ट होनी चाहिए, उसकी क्या कानूनी हैसियत है? मिलिट्री कोर्ट की देखिए कानूनी हैसियत, एक बात ही मैं आपको बताऊं, उसके कई पहलू हैं। एक फौजी, एक अदालत के बतौर अदालत होने के और आइन के तहत आईनी एतबार से, कानूनी एतबार से उसका अदालत कहलाने का हक तब है जब दो तीन बड़ी अहम बात है। एक कि वो जज वो हाई कोर्ट के अलावा किसी को जवाब देना हो। हाई कोर्ट एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसकी अपॉइंटमेंट का भी अपना तरीका है, जजेस का उसमें चीफ जस्टिस का और सारों का हाथ है, वो उसको रन करने के भी, उसको चलाने के भी हाई कोर्ट को और सारे ज़ाब्ते हैं, असूल हैं, और आज़ादी अदलिया एक बुनियाद है। अब वो अदालत ही नहीं हो ही नहीं सकती हमारे आइन के तहत जो आज़ाद ना हो। अब कर्नल साहब किस तरह आज़ाद होंगे? कर्नल साहब को तो दूसरे दिन एक कोने से रियासत के दूसरे कोने में ट्रांसफर किया जा सकता, वो तो मानेंगे अपने सुपीरियर को, और उनकी तरबियत ही ये है, उनकी तरबियत, और बड़ी अच्छी बात है तरबियत ये, क्योंकि फौज में जंग लड़ना होती है, उसमें कूट के ये जज्बा भरा जाता है कि आपने ना दाएं देखना ना बाएं देखना, आपने जो हुक्म मिलना उस पर अमल करना। और वो जिस तरह लाइट ब्रिगेड के बारे में, बैलेट ऑफ द लाइट ब्रिगेड, शायर ने लिखा है कि कैनन टू द लेफ्ट ऑफ देम, कैनन टू द राइट ऑफ देम, वॉलीड एंड थंडर्ड इनटू द वैली ऑफ डेथ, रोड द 600। वो बस उनको हुक्म हो गया कि ये चौकी आपने लेनी है, वो देगा या मरेगा, या शहीद होगा या रहेगा। हमारे यहाँ ये चीज, इसका एहसास नहीं होता, कहते हैं कि जी बहुत जरूरत है फौजी अदालतों की। अब फौजी अदालतों की कारकर्दगी देखें कि 648 केस, ये जब 4 साल फौजी अदालतें नहीं 2015 से 2019 तक आइन में तरमीम करके उनको लगाया गया, 648 केस इन्होंने सुने। 648 में से 647 में सजा दी, 600 मतलब बेगुनाह कोई भी नहीं, एक जो था वो फौत हो गया।
वो इनकी सजा से बच गया शायद इससे। अब यही नहीं, उनमें से 253 केस पेश हुए, उनका रिकॉर्ड पेश हुआ। चीफ जस्टिस वकार सेठ, जो फैसला पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, 253 केस उनके सामने पेश हुए। 253 केसेस में सजाएं, गिल्टी का वर्डिक्ट। 253 केस में एक गवाह नहीं पेश हुआ, एक दस्तावेज नहीं पेश हुई, सिर्फ एक दस्तावेज रिकॉर्ड की गई है, वो एक इकबाली बयान। वो मुल्जिम खुद इकबाल कर रहा है, एतराफ कर रहा है कि जी मैंने किया इसी तरह जो FIR में लिखा है, मैं उधर भी गया, मैं वहां भी गोली चलाई, मैंने वहां भी गोली चलाई, मैंने वहां 3 मार दिए, मैं दहशतगर्द हूँ। ये 253 के 253 में इकबाली बयान है, कोई गवाह और पेश नहीं हुआ, कोई कुछ। वो उन्होंने सारी कन्विक्शन सेटिस्फाइड कर दी। अच्छा इतना सब एक और अहम बात, बज़ाहिर और क्या करते, क्या सकते थे? बज़ाहिर मोहतरम नवाज शरीफ साहब को सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहल किया, चलो होना नहीं चाहिए, अभी वो सजा खत्म नहीं हुई, लेकिन नून लीग ये क्लेम कर रही है कि उनकी सजा है ही कोई नहीं, वो इलेक्शन लड़ सकते हैं और अगले वजीर आज़म है। क्या आईनी और कानूनी कोई रुकावट नहीं है उनके आगे? और जैसे उन्हें वजीर आज़म का प्रोटोकॉल दिया जा रहा है ये आइन के मुताबिक। और आखिरी सवाल, जिस जद्दोजहद के लिए अदलिया की बहाली के आपने कोशिश की थी जब पीपल्स पार्टी और नून लीग के लीडर मुल्क से, क्या ये अदलिया आज वैसा ही है जो आप चाहते थे वकला बरादरी? मैं पहले आपके सवाल का जवाब कर लूं। ये कि इसमें आपने पहला सवाल पूछा था, जरा मैंने गुजारिश की थी कि नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने सजा दी है और बज़ाहिर अभी खत्म नहीं हुई, वो कह रहे हैं हमें कोई सजा नहीं और हम वजीर आज़म बनेंगे और वजीर आज़म को बिना प्रोटोकॉल भी ले रहे हैं, क्या ये हक है उनका? नहीं, बिल्कुल हक नहीं है, बिल्कुल हक नहीं है। और वो 15 ताहयात जो उनकी डिस्क्वालिफिकेशन है वो खत्म हो सकती है और वो नाअहलियत खत्म हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप आइन में तरमीम करके उसको सेटिस्फाइड कर सकते हैं। आइन में लिखा है आर्टिकल 270 अलिफ में, 270 डबल अलिफ में, notwithstanding any judgment of any court including the Supreme Court or the High Court, यानी उसको हटाने के लिए एक कानून जो बना हुआ है आइन के तहत और आइन में बना है, और सुप्रीम कोर्ट आइन के तहत जजमेंट देता है, डायरेक्टली आइन के तहत। अब वो आइन की तशरीह जब सुप्रीम कोर्ट करता है, मतलब ख्वाजा आसिफ के केस में उन्होंने तशरीह कर दी कि ये जो निगरान है ये इस तरह है जिस तरह दीवार के ऊपर फूल पेंट किए हुए, यानी इनके पास कोई इख्तियार नहीं, बोलने का भी नहीं, न जबान, सुमन है, हिल भी नहीं सकते। आप वो फूलों को की तरफ इशारा करके बता सकते हैं कि भाई साहब वो देखें वो वजीर आला बैठा है, ये उसका फाइनेंस मिनिस्टर है साहब, ये पीछे एजुकेशन मिनिस्टर है, वो फूल जो चौथा है वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर। इनके पास इनमें ताकत ही नहीं है, पर एक लॉ बना दिया इन्होंने। लॉ अब ये सुप्रीम कोर्ट ने तशरीह की है कि निगरानों के आइन के तहत ताकत कोई भी नहीं है, और उन्होंने लॉ बना दिया है और सारे इख्तियार जो गवर्नमेंट को थे वो निगरानों को दे दिए। मैंने तो उस दिन कहा कि ये इनका इरादा नहीं है इलेक्शन कराने का, ये निगरानों पे चलाना चाहते। सब एक आखिरी सवाल, बज़ाहिर बादी नज़र में ऐसा लग रहा है कि एक बड़ी सियासी जमात तरीके इंसाफ को इलेक्शन में जाने नहीं दिया जाएगा, ये एक पार्टी की ख्वाहिश है और अभी तक वो किसी मुल्क के किसी करिया कहीं भी चले जाए सियासी एक्टिविटी नहीं कर सकी। क्या ऐसे इलेक्शन को वकला बरादरी मानेगी या दुनिया मानेगी जिसमें एक बड़ी जमात को बिल्कुल दीवार से लगा दिया जाए? ये किसी एक बड़ी जमात को
नवाज लीग को, पीपल्स पार्टी को, पीटीआई को, किसी भी बड़ी जमात को, एक जमात को आप इस इंतखाबी प्रोसेस से बाहर रखेंगे तो वो प्रोसेस को तस्लीम नहीं कोई करेगा। ये मैं आपको बता दूं। ये जब तक फेयर और लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगी सबके लिए, और नजर आएगा कि लेवल प्लेइंग फील्ड है, तो ये बड़ा मुश्किल है इस आइन को माने जिसका चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो सबसे बड़ा मुजरिम है इस सारी प्रोसेस को आलूदा करने में। बहुत जी एतजाज हसन साहब, मुझे ब्रेक लेनी है, बहुत शुक्रिया। बात जी इट्स ऑलवेज अ ग्रेट प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। एंड जिस तरह मैं कहता हूँ कि दकीक मसाइल के बड़े सादा अंदाज में एक बसीरत अफरोज़ बात करते हैं। बड़ी साहब एक ब्रेक है, ब्रेक से हम वापस आएंगे तो चेयरमैन पीटीआई की जेल में जो कुछ मुलाकातें मुबैना तौर पर हुई और वो क्या कौन रहे हैं, परवेज़ इलाही साहब, उस पर बात करेंगे। और बड़े बड़े दावे कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब, जिन्हें मौज़ाहिर मुबैना तौर पर प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग कहा जा रहा है। हर चंद के ज़मीन पर जो इलेक्ट्रल या इंतखाबी अलामतें होती हैं वो तो कहीं नज़र नहीं आती दूर दूर तक, मगर शायद खवास में वो बड़े पॉपुलर हैं कहा जा रहा है। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बड़ी साहब कहते हैं ना कि इंसाफ होना नहीं चाहिए, होता हुआ नज़र भी आना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि जो ये गैर मुनसिफाना फैसले किए गए थे नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़, या मुनसिफाना जो भी आप कह लें, अब वो लगता है कि ये इन फैसलों में भी वो सज़ाओं से दोबारा हो जाएंगी, क्योंकि सज़ाएँ अगर ख़त्म नहीं होंगी तो पीएम बनने में तो रुकावट रहेगी ना। कादी साहब, गैर मुनसिफाना फैसले मुबैना तौर पर जिसे कुछ कहते हैं, उसके लिए JIT बनाई गई। पाकिस्तान के टॉप क्लास अदारों के टॉप क्लास अच्छी रेपुटेशन वाले लोगों को इंतखाब किया गया। उन्होंने आज तक भी वॉल्यूम 10 सुप्रीम कोर्ट में पड़ा है, वो खुल जाए तो तूफान आ जाए, साइफर सुफर सब खत्म हो जाए, मियाँ सब जलंधर हो जाए। लेकिन उसके तहत इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब की साइफर केस की जमानत रिजेक्ट की, जेल में ट्रायल की, चीफ जस्टिस साहब ने ट्रायल की, और एतजाज ऐसा कहते थे 19 को कहा कि जब तक जेल में ना हो। अब ये केस दोनों अल अजीजिया और एवनफील्ड दोनों उन्हीं के पास 21 तारीख को समाअत के लिए मुकर्रर कर लिए। इंशाल्लाह इंसाफ होता नजर आएगा। तो बादी नज़र में हम उन्हें मुबारक देते हैं। फैसला तो यकीनन ख़त्मी अदालतें करती हैं, हमारा तो उसमें कोई राय नहीं होती, लेकिन ऐसा लगता है जैसे उन्हें आजकल प्रोटोकॉल मिल रहा है। जिस तरह लंदन जब हिथरो एयरपोर्ट से आए तो वहाँ पाकिस्तानी सफ़ीर ने उन्हें रिसीव किया, और उसके बाद जिस तरह पाकिस्तान में उन्हें VVIP प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, तो लगता है कि 21 को मियाँ साहब के लिए वो एक बज़ाहिर जो आइनी कानूनी सुप्रीम कोर्ट में रुकावट थी। सुन लें, पहले एतजाज साहब ने कहा था आइन में अमेंडमेंट किए बगैर वो सजाएं नहीं खत्म। अभी थोड़ी देर पहले एतजाज हसन, जो दुनिया में एक नाम है वकला का, वकला के पाकिस्तान के चंद 3 अच्छे नाम निकले तो हर फरिश्त में एतजाज हसन साहब का नाम होगा। लेकिन देखते हैं अब इस्लामाबाद में, जिसे बार बार इमरान खान को कोई रिलीफ नहीं मिला, उसी कोर्ट के सामने इमरान खान की नवाज शरीफ साहब के लजीजिया और एवनफील्ड की क्या फैसला आता है। 4 साल इश्तिहार, क्या फैसला आता है, सजा याफ्ता। अच्छा, क्या फैसला आता है, ठीक है, देखते हैं क्या फैसला आता है। अभी तो हमें इल्म नहीं है क्या फैसला आएगा। फैसला तो फैसला होता है, असली हो या जाली हो। हाँ, वो जैसे रईसानी कहते थे, डिग्री तो डिग्री होती है, चाहे असली हो चाहे जाली। हाँ भट्टी साहब, लेकिन बात यह है कि अवामी फैसला भी कोई आएगा या उसकी ज़रूरत नहीं है? कादी साहब, ज़मीनी हक़ाइक़ बिल्कुल मुख्तलिफ है जो नेशनल मीडिया पे चल रहा है, बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ है। इसमें पाकिस्तान को छोड़ दें, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर बुला लें और उन्हें कहे चारों सूबों के सर्वे करें और ईमानदारी से अपनी राय का इजहार कर दें। अवामी फैसला तो तब होता है कि जब आवाम के मुताबिक इलेक्शन करवाए जाएँ, हर खासामों को इलेक्शन में हिस्सा लेने दिया जाए, चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे तहरीक इंसाफ हो।
अवामी फैसले तो तब होते ना जब आप वोट को इज्जत दें, जब आप साफ शफाफ इलेक्शन कमीशन लाएं, साफ शफाफ इलेक्शन कराएं। अवामी फैसला तब होता है जब आप एक 4 साल तक बैरून मुल्क रहें और पाकिस्तान की सरजमीन आने से पहले ही आप मुबैना तौर पर अपने आप को मुल्क का हाकम समझने लग पड़े, तो फिर उसको अवामी फैसला कहने में मुझे थोड़ी सी एतराज़ है, लेकिन हुक्म आपका, आपकी राय का मैं एहतराम करता हूँ। अच्छा भट्टी साहब, मैं ये भी फरमाना नहीं अर्ज़ करना चाहूँगा कि हजूर ये बताएं कि चेयरमैन पीटीआई के साथ कुछ गैर मामूली मुलाकातों की बात हो रही, किसी और इंडिपेंडेंट सोर्स से भी ये बात वेरीफाई हुई है? क्योंकि ये कहा तो परवेज़ इलाही साहब ने, जो 7 वाले सेल में गालबन मकीम वहाँ पे हैं। साहब काजी मोहतरम तरीके इंसाफ के चेयरमैन से किसी की मुलाकातें हो रही हैं, मुबैना तौर पर ये खबरें आ रही हैं, लेकिन नताइज मैं जानता हूँ ज़ीरो है। आज भी एक आला सतह इजलास हुआ जिसमें फिर ये फैसला किया गया मुबैना तौर पे, अहम इजलास, कि जो मर्जी हो जाए तरीके इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्डिंग इलेक्शन मुहिम चलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अगर आपने अब तक कहीं तरीके इंसाफ को ओपन कैंपेन चलाना है, देखा लाहौर 2.25 करोड़ 1.5 करोड़ की आबादी है, किसी एक घर में झंडा लगाएं, अगर रात तक उस घर में पुलिस ना आए तो मुझे कल ज़रूर पूछिएगा, मैं आपका ममनून रहूंगा। खैर करेगा, कुछ नहीं होता। ये देखिए, मुलाकातें होना और है, क्या अदारे और ब्यूरोक्रेसी शफाफ माहौल बना रही है? ये मुतनाज़ा इलेक्शन पहले हो चुके हैं। एतजाज एहसन, सलमान अकरम राजा के निगरान हुकूमत 3 माह से 1 दिन ऊपर नहीं जा सकती। काजी साहब, ये सब आईनी माहरीन के मुताबिक गैर आईनी काम हो रहे हैं। तो इसमें इलेक्शन का नतीजा अगर उसमें कामयाबी का सेहरा नवाज शरीफ के आता तो हमें मानना पड़ेगा। पहले भी 3 दफ़ा रहे सो बिस्मिल्लाह चौथी मरतबा आए, किसी ने कहा टग्या वे टग्या तेन चोर लै चले, उन्हें कहा चौधरी को भी पट्ठे खाने थे, चोरा को भी पट्ठे खाने ने। पहले भी वो 3 दफ़ा रहे, हम साफत करके बच्चे रोटी कमाते थे। अब भी आ जाएंगे तो हम कौन होते हैं रोकने वाले? लाने वाले जाने और यहाँ मियाँ सब जाने। नहीं वो ठीक है, वो आ जाए। सब एक सवाल आपसे जी, जो ये कहते थे कि मैं 17 से शुरू करूंगा और 2 अदारों का एहतसाब करूंगा, मेरी इतला है कि मियाँ साहब इन साइड कमरों में अपने उस मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं। मैं आपको अपनी अर्ज़ कर दूँ, पहली बात तो ये कि हुकूमत इनकी आनी है या नहीं आनी, मेरे लिए अभी भी ये क़ब्ल वक्त है। लेकिन अगर इनकी हुकूमत आ भी जाती है, ये मुस्लिम लीग नून की तारीख़ की सबसे कमज़ोर हुकूमत होगी। ये उन तिनकों पर बैठ कर आई है कि जिन पर किसी को एतबार नहीं करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जब जिस पावर स्ट्रक्चर में ये आएंगे, वहाँ जो सबसे अपेक्स बॉडी इस वक्त है, उसकी आज या कल मीटिंग हुई है, और वो आपकी जो इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है, वो बात कर, क्योंकि हम एक गैर मामूली, और फिर उसने साबित भी किया है डॉलर को कम से कम कहीं रोक के रखा हुआ है। अब IMF में ये लॉबिंग करते फिरते हैं कि IMF ये कहे कि यार इसमें से इन लोगों को उठाओ। क्यों उठाएं भाई? हम काई साहब, अपेक्स कमेटी ना बनती वो तो आपके इस मुल्क में डिफॉल्ट हो चुका होता। मैं ये कह रहा हूं 350 पे जा चुका होता। मैं आपको अर्ज कर रहा हूं कि वो अब गलियां सुनियां नहीं होंगी जिसमें मिर्जा यार फिरेगा। बस फिर मैंने आपको ये बात बता दूं, आने के अगर आ जाते हैं, अगर मैंने लफ्ज का अगर कल का मेरी कभी कोई प्रेडिक्शन नहीं करता साहब, अंग्रेजी में तो कहते हैं 17 से शुरू करेंगे। जो लोग आज समझ रहे हैं कि एक आदमी की बार-बार तस्वीर चला रही है, ये 5 तस्वीरें चलेंगी इन फ्यूचर। मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि जो इन्होंने लाइन में लग के भाजपा साहब को वोट दिए थे, भट्टी साहब, ये जो सिविलियन एलीट है, जो 4 वोट उसके पास थे भी, उससे भी हाथ धो बैठे हैं ये अपनी हरकतों की वजह से। ये देखते हैं कि उन्हें कान फड़े ने, वेरी गुड, और मारो इन्हों, वो उधर से फारो हो गए, मेरी तरफ आ जाते। चलो माफी चाहता हूं, उसमें हम नून लीग को नहीं, PTI ने भी दिए, हाँ, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी दिए, सब ने किए। तो ये मैं फिर मैं ये कह रहा हूं कि ये कोई गलियां। और हाँ, दूसरी बात ये है कि एक महेब खौफनाक माशी बुरहान आपका मुंतजर है। अभी हम ये खबरें तो दी, आज हमारे एक वजीर मोहतरम ने $10 बिलियन की यहाँ पे बननी जा रही है, वो क्या कहते हैं, जैसे रिफाइनरी, मगर हम देखेंगे तो कि बिकॉज देयर आर नो फ्री लंचेज इन दिस वर्ल्ड। तो एक ब्रेक की तरफ हम दोबारा जाते हैं, और फिर अब वो ये कह रहे हैं जी कि हम $40 पे ले आते। डॉलर आपकी हुकूमत में जिन्होंने 40 रुपये कम किया,
वो आपको भी पता है और हमको भी पता है, और वही कर सकते हैं, आपसे कख नहीं होना। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिए। क्या माशी अहद तुलू हो रहा है और सियासत में कौन होगा और क्या होगा, इस पर थोड़ा बहुत एक मंजरनामा हम उस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। भट्टी साहब, एक जिसे मैं कहता हूँ ना, पीएम वेटिंग के तौर पर ही बात कर रहे हैं, पीएम इन वेटिंग के तौर पर बात कर रहे हैं। 40 रुपये का डॉलर कैसे 40 रुपये का डॉलर हो जाता है यार? जब आपने 91-92 में कानून बना के, इस वक्त डॉक्टर इकराम उल हक साहब जो हैं उन्होंने बताया कि मैंने कहा ये कहते हैं कि तकरीबन जो पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल है वो कहती है कि काले धन के बराबर आ गई है जो फॉर्मल इकॉनमी और काला धन बराबर। उनका नहीं, 2 गुना ज़्यादा है, यानी काला धन 2 गुना ज़्यादा है और सफ़ेद धन अगर 1 रुपये का सफ़ेद धन है तो 2 रुपये का काला धन है, बकौल डॉक्टर इकराम उल हक। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपको डॉक्टर इशफाक हसन खान साहब आते रहते थे, बहुत हमें अच्छा भी लगता था, आइंदा भी उनसे रिक्वेस्ट करेंगे ज़रा उनका शॉर्ट सुनवा दें। अब इशफाक हसन साहब कह रहे हैं कि 55 बिलियन डॉलर, बल्कि एक और आगे भी शामिल कर लें तो ये यानी 3/4 यानी 4 में से 3 गुना कर्जा इन्होंने ऐड किया 40 रुपये डॉलर करने वालों ने। नहीं भट्टी साहब, उन्होंने टाइम फ्रेम दिया 2008 से 18 तक, 8 से 13 तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, 13 से 18 तक मुस्लिम लीग नून। अब मुझे बताएं ये कौन सा है जो मुल्क को 16 महीने अगले भी डाल लेना में तबाह करके चले गए, तबाह करके चले गए और फिर दोबारा शेरवानी पहन के इक़्तिदार में आने के लिए हैं। ये कौन सी रॉकेट साइंस करेंगे? आपकी मुल्क का इकॉनमी प्लान आपके पास है ही नहीं। मुझे बता दें, 3 दफ़ा मोहतरम नवाज शरीफ साहब रहे, 4थी दफ़ा 100 बिस्मिल्लाह आए, हमें क्या एतराज़ है? कौन सा बड़ा काम करना चाहते थे नहीं कर सके जो अब करेंगे? और दूसरी बात, यहाँ आज नवाज कहें कि मैं 55 का लाता हूँ, जो शहबाज शरीफ 16 माह वज़ीर आज़म रहे, इसहाक डार साहब आइंस्टाइन इन्हीं के थे ना। यहाँ कहें कि 16 महीने में इमरान खां की शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की एक नहीं मानी, अपनी मर्जी की और तबाही की। वो 16 महीने इनके खाते में आप क्यों नहीं डालते? काजी साहब, अगर वो 16 महीने ना आते तो आज मियाँ साहब पाकिस्तान ना होते, इस वक्त यूके में होते। वो 16 महीने में खरबों रुपए के मुकदमात खत्म हुए, ड्राई क्लीन किए गए, नैब में अमेंडमेंट की गई और उसी दौरान एक ऐसा फैसला हुआ जिससे मुस्लिम लीग नून के रास्ते की रुकावटें सब दूर हो गई। क्यों हकायक से कह रहे हैं? मुझे बताए ना। हो सकता है इनके लिए 45 रुपए का डॉलर हो, इनके पास तो खरबों रुपए है, आपके पास पाकिस्तानी रुपीस है, आपके लिए तो 300 रुपए डॉलर भी हो या 50 भी हो तो पैसे रोटी खाने के लिए नहीं है। तो कादी साहब, अच्छा, अब ये एक और इन्होंने कहा है, इन्होंने फिर ये 1992 के जो प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट से मिलती जुलती बात की है कि इंडस्ट्री में जो पैसा आएगा उसके बारे में कुछ पूछा नहीं जाएगा। यार, हमसे तो एट सोर्स काट लेते हो, हम तो रोक ही नहीं सकते अपने पैसे को। और कल जब खुर्शीद महमूद कसूरी, जो कि दानिश्वर भी हैं, एक सरमाएदार भी हैं, मतलब ये नहीं है, और वो कह रहे हैं कि जी प्रॉब्लम क्या कि हम टैक्स नहीं देते। हमसे मुराद वो नहीं, उनकी ज़ात नहीं, वो अपने तबके की बात कर रहे थे। वो एक आना नहीं देते और 23 बिलियन डॉलर चब जाते हो, चबने के बाद पीछे रह क्या जाता है? आपकी हर राय काबिल एहतराम। सिर्फ ये बता दें मुझे, नवाज शरीफ साहब की फैमिली के टोटल मालियत बता देना, कितना बिजनेस खरबों रुपए का, और मैं आपको मान जाऊंगा टैक्स कितना देते हैं, मुझे ये बता दें। मुझे ये नहीं पता, लेकिन मुझे एक दफ़ा एक डॉक्टर इकराम उल हक साहब ने बताया था कि 90s में जो इन्होंने टोटल अपने असास से इनके वालिद मोहतरम ने डिक्लेयर किए थे, लाहौर के टैक्स ऑफिस में उसका रिकॉर्ड मौजूद है। और उनकी हमारी बहन जो रिटायर हुई बाद में, उनके एहलिया डॉक्टर इकराम उल हक साहब की उन्होंने वो असेस किया था। उसमें उन्होंने चंद 3-4 फैमिलियों के 5-6 करोड़ के एसेट थे। कादी साहब, अभी हमने एक बनाया, अब टाइम नहीं है, इकोनॉमिस्ट है बाहर के, उन्होंने कहा पाकिस्तान के दूसरे तीसरे अमीर आदमी हैं। आप जो कह रहे ना 90 में इन्होंने दिए, 85 में आपको पता है इलेक्शन में कितना पैसा लगा था? गैर जमाती इलेक्शन से खरीदो फरोख्त हुई थी, बकर मंडी से कम बकरे बिकते हैं, जो छांगा मांगा में सेल लगी थी, उसका आई विटनेस आपको भी 10 दफा मिला है, जिसने ब्रीफ केस में पैसे बांटे। अब फिर मुल्क में रेडियो की तरह बांटोगे चंद खानदानों के लिए और 25 करोड़ आवाम की गर्दनें ज़िबा करोगे। काजी साहब, आप लोगों को हो क्या गया है? आप क्यों बायस बन रहे हैं हमारी ब्यूरोक्रेसी? इसका काम है साफ शफाफ, जिसने बड़े लोग अरब खरबपति हैं, इनसे लें टैक्स।
गरीबों को तलीम, सेहत, रोजगार दे। आप नहीं, वो तो उनको देखें, बाहर जा रहा है। वो तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जाके जो ऑलरेडी बहुत ही यहाँ के मुतमव्वल और बड़े सब चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गए मियाँ साहब, मेरी गुजारिश है नहायत एहतराम से, मियाँ साहब हमारे इस मुल्क के वजीर आज़म रहे हैं और सैलरीड क्लास का टैक्स ज्यादा है इनसे। मैं सिर्फ इनसे कर्ज करता हूँ, कभी महमूद बूटी भी जाए, कभी बंद से बाहर भी जाए, कभी यूहानाबाद भी जाए, कभी कच्ची वादियों भी जाए, जहां खवातीन के सर पे दुपट्टा नहीं, बच्चों के पाँव में जूता नहीं, पेट में भूख है, भूख नाच रही है, बिस्तर नहीं है, चादर नहीं है, बर्तन नहीं है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, चैम्बर में जाके क्या लोगे आप? जाओ 25 करोड़ आवाम के पास, जिस मुल्क में खतरे गुर्बत 80% लोग नीचे रहते हैं। भट्टी साहब बड़े बादशाह हैं, चैम्बर में सभी रईस आज़म होंगे ना। नहीं नहीं, वो क्यों जाए उनकी तरफ, गरीब की तरफ कौन जाता है? तो कैसा फिर आप छोड़ दे, फिर अगर अवाम में से आपने हुक्मरान नहीं लाना तो फिर अवाम इनसे। भट्टी साहब अवाम कौन सा हुक्मरान लेके आ रहे हैं यहाँ पे? इधर से आ रहा है हुक्मरान, छोड़ दें, बात ये नहीं है। मैं बता दूं PIA का असल सौदा कहाँ हुआ, अभी हुआ नहीं है, बात डील हो गई है। सब छोड़ो, आ गई, हम रेड सर्कल में है, मेहरबानी करें कोई पोएम सुनाए, उड़न कबूतर पिजन फ्लाई लूक आसमान देखो स्काई, देखी है ये बचपन में, मैंने ये सुनी थी। चलो कोई ऐसा नहीं, कोई सुनाए, वाकया सुनाए बचपन का। नहीं ये आप नहीं, फिर मेरे 3-4 खबरें आई हुई आ जाएंगी। कर दे नहीं पागल हूँ, आपने तो निकल जाना, मैं मतलब PIA में भी वो जो बात थी और जो अगले दिन भाई हो गई चौधरी मंजूर ने जो बात की थी कि किसी टाइकून की बेटी को उसके फाइनेंशियल दिखाए गए हैं, तो वो फिर खबर मुझे ना, मुझे ये पता है कि बैरूनी मुल्क की है ना, मुझे ना इतर का नाम आता ना कतर का, ना मुझे कोई नाम नहीं। चलो यार, जहाज तो वैसे ही जो है वो ओमनी बसें बन चुके हैं हमारे, मगर प्रॉपर्टियां तो मोटी हैं ना, कि नहीं? हर जगह देखे ना, PIA की इस्लामाबाद, लाहौर, इन तमाम प्राइम प्रॉपर्टियां तो है, और फिर वो जो होटल्स हैं बाहर, तो वो तो है ही ना। काजी साहब, जो कौम, जो हुक्मरान अपने एसेट बेचने में फख्र महसूस करे, अपने को खुदा के लिए इस कौम के बेचते नहीं है, अगे बंदे खिलार के आप लेते हैं, की होया ये बेचता कौन है इनको? काजी साहब, इस मुल्क को बचाना है। मैंने तो कहा था कि आपने जो 100 प्राइवेटाइजेशन की है, इंक्लूडिंग एक बैंक के, उसका फोरेंसिक ऑडिट करवा लें, इनका पता चल जाएगा। काजी साहब, इस मुल्क को आगे ले जाना है तो क्रॉस दी बोर्ड, कोई नहीं, बड़ी साहब छोड़ भूल जाए कौन सी सियासी जमात है, कौन सी मुलाजमत करता रहा है, अदरवाइज जिधर गई कश्ती उधर गए मला। इत्थों बस छोड़ो, मैं क्या यहाँ लाइव बात। सब एक और खबर आई है, लेकिन वो एक अहम तरीन शख्सियत ने एक जजीरा। अच्छा यार, एक और बात भट्टी साहब, कभी हम हॉकी में अजीम कौम थे, अल्हम्दुलिल्लाह हमने टके टोकरी कर दिया, फिर स्कॉश था, हमारे लोग जीता करते थे, हैं वो एक अच्छी चीज रह गई है, उसका बेड़ा गर्क। अच्छा, उसके बाद क्रिकेट, नहीं जी ज़का अशरफ साहब बनेंगे, अरे नहीं सेठी साहब बनेंगे, और जिन्होंने ये नहीं पता कि बैट का सीधा पासा केड़ा होता है, यानी देखें जरदारी साहब का बंदा बनेगा, नहीं 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 नहीं, नवाज शरीफ साहब साडा बंदा और तुहाडा बंदा सन लै बैठा जे, और पूरे मुल्क में लै बैठा। ये थर्ड क्लास अब एक टीम रह गई है, एक क्लब लेवल की, जिसे अफगानिस्तान जूते मारता है। तो ये, और हाँ, जब सारे शोबे आपने बर्बाद कर दिए तो क्रिकेट कैसे बच सकता है? साहब, अब हॉकी नहीं, चलाकी और मकारी रह गई है। क्रिकेट बोर्ड ने पूरे मुल्क में स्टेडियम के लिए कुर्सियां लेनी थी, वहां रियाज साहब आए हैं, एक बहुत दयानतदार अफसर था, उसको रातों रात चेंज कर दिया कि वो कह रहा था भाई ये टेंडर करके ले, ये मेरे मुल्क का पैसा है। छोड़े कादी साहब, इसमें सच बोलना और दयानतदारी क्राइम है, जुर्म है। और नहीं तो अब सही हाकम आ रहे हैं साहब। अब तो आप जो बचपन में हम सुनते थे ना कि पुराने वक्तों की बात है, एक बड़ा आदिल बादशाह था, हैं वहाँ खोता और चीता एक ही जगह से पानी नोश फरमाते थे। तो अब इंशाल्लाह ऐसा दौर आने वाला है, आप घबराएं नहीं। हम जो है यहाँ से देखें इस मंजर को, या वहाँ से देखें, हम भी ये मंजर देखेंगे। जी बड़ी साहब, साहब मेरी तो गुजारिश है, मैं तो इस मुल्क को ज़्यादा तशवीशनाक सूरत हाल की तरफ जा रहा हूँ, देख रहा हूँ। अल्लाह करे मेरी ये असेसमेंट गलत हो, ये मुल्क तरक्की करे, इस मुल्क की आवाम तरक्की करे, इस मुल्क में अमन हो, इसमें इंसाफ हो, लेकिन इस नाइंसाफ़ी की अंधेरी तूफ़ान में इंसाफ नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आती। मैं माफ़ी क्लोजिंग है भट्टी साहब, यहाँ पे सरकारी जो इदारे हैं उनके हेड उनको लगा दिया जाता है जिन्होंने आगे इलेक्शन लड़ने हैं। ज़्यादा तफसील नहीं मैं बताता, और ये मैं निगरानों की खिदमत में भी अर्ज़ करता हूँ कि आप जितने गैर जानबदार हैं, तारीख़ इसके बारे में ज़रूर लिखेगी।
तारीख ज़रूर याद रखती है। तो बहरहाल ये हमारा आज हफ्ते का आखिरी शो था बशर्ते ज़िंदगी। मिलेंगे मंडे को इंशाल्लाह। हमें देखते रहिए और इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।